दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है ब्लैकबक का आईपीओ, यानी कि जिंका लॉजिस्टिक कंपनी का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और यह 18 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 273 है और 54 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1114 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 564 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹25 पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस कंपनी का नाम है जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी ट्रक ऑपरेटर के लिए एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जिसका नाम है ब्लैकबक ऐप। अगर फाइनेंशियल 24 की बात करें तो कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर्स को अपने सर्विसेज ऑफर किया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनका 27.52% ट्रक ऑपरेटर्स को कंपनी ने अपने सर्विसेज दी है। तो जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन का जो ब्लैकबक ऐप है तो इसका जो प्लेटफॉर्म है तो इसके थ्रू काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर की जाती है, जैसे कि इनके थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि ऐप के थ्रू आप फास्टैग का भी पेमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको फ्यूल भरवाना है तो इसका भी पेमेंट आप कर सकते हैं। टेलीमेट्रिक्स की भी सुविधाएं दी जाती हैं और ये जीपीएस से भी जुड़ा होता है, यानी कि ट्रक कहाँ कहाँ जा रहा है तो इसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही ये जो ऐप है ये ट्रक ऑपरेटर्स को उनके कस्टमर से जोड़ने का काम करती है, यानी कि ट्रक ड्राइवर का बेसिकली काम क्या होता है कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यानी कि बेसिकली जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन है तो उनको अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए ट्रक चाहिए। तो ये ऐप आपको ट्रक ऑपरेटर से मिलाने का काम करती है, ट्रक ऑपरेटर को उनके कस्टमर से मिलाने का काम करती है। 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी का जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू पेमेंट है वो 1,73,961 मिलियन है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी का मंथली एवरेज एक्टिव टेलीमेट्रिक्स डिवाइसेस हैं वो 3,56,050 देखने को मिल रहा है और कंपनी यहाँ पर लोन भी देती है, यानी कि जिनको भी अगर ट्रक बाई करना है, यानी कि जो भी ऑपरेटर हैं तो वो इस ऐप के थ्रू लोन भी ले सकते हैं। तो कंपनी अब तक 4,035 लोन दे चुकी है और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये 1967 मिलियन देखने को मिल रहा है। तो 31 मार्च 2024 तक कंपनी इंडिया के 7 स्टेट्स के अंदर 48 डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक व्हीकल्स फाइनेंस कर चुकी है। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया का एक तरह से लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है जो कि डिजिटल ट्रक ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़ता है। इसके अलावा कंपनी के अगर नेटवर्क की बात करें तो इसका नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है और कंपनी 9 साल पुरानी है, यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो इस तरह की ऑलरेडी मार्केट में कई सारी लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट आपको कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 899 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में घट के 654 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो यहाँ पर भी 654 करोड़ ही देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 629 करोड़ हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 156 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 195 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 316 करोड़ का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 98 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंटिन्यू ये कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में 284 करोड़ का लॉस है, फाइनेंशियल 23 में 290 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 193 करोड़ का लॉस है, यानी कि कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 32 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इसका क्वार्टरली प्रॉफिट है। ओवरऑल कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसके नेटवर्थ भी डाउन है, यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी का नेटवर्थ जहां 585 करोड़ है वो अभी देखें तो 344 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले के मुकाबले कम हुआ है,
फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व 377 करोड़ था, फाइनेंशियल 23 में 66 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 311 करोड़ और अभी भी देखें तो इसका जो रिजर्व है वो 339 करोड़ है, यानी कि अभी भी इसका रिजर्व फाइनेंशियल 22 के मुकाबले कम ही है। और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 161 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर डेट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 4,817 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना IPO लेकर आई है। इसके ROE को देखें तो 9.39% का ROE है, तो ROE काफ़ी डाउन है। ROC 1.50% है, तो ROC तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 9.39 का है, तो ये भी बहुत ज़्यादा डाउन है, यानी कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। अब ये कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में देखने को मिल रही है, तो इसी कारण इसका जो P मल्टीपल है वो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में ऐसी कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं। तो कंपनी के अगर P मल्टीपल को देखें तो ये आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव में 22 के P के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं पर C इन्फो सिस्टम का P मल्टीपल 92 का है, एटकोर टेक्नोलॉजीज का P मल्टीपल 20 का है और फुल ट्रक अलायंस का P मल्टीपल 804 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी देखा जाए तो ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। अब IPO के साइज को देखें तो IPO में 54 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,742 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.91% है, यानी कि पहले से ही इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आपको बहुत कम देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलरेडी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा सेल कर चुके हैं और IPO लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 27.84% रहने वाली है, यानी कि धीरे धीरे प्रमोटर्स अपने स्टेक को ही सेल करते जा रहे हैं, तो काफ़ी ये रिस्की कंपनी देखने को मिल रही है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको लगातार कम होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि प्रमोटर्स को खुद के कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में जो पब्लिक है तो उनको भी इस तरह की कंपनियों के साथ नहीं जाना चाहिए। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर खर्च करने वाली है। दूसरा हो जाता है कि कंपनी अपने सब्सिडरी के कैपिटल बेस के रूप में फंड का यूज़ करने वाली है। तीसरा हो जाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है और चौथा हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब IPO के शेड्यूल को देखें तो ये जो IPO है ये 13 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 18 नवंबर को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 19 नवंबर होने वाला है, रिफंड डेट 20 नवंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 20 नवंबर रहेगा और IPO की लिस्टिंग 21 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO से प्रॉफिट होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 54 शेयर्स का लॉट है, यानी कि IPO से 1296 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो प्रीमियम है वो 9% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कंटिन्यू कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। अब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और कंपनी के जो प्रमोटर्स है वे अपने खुद के स्टेक को सेल कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में आपको भी इस तरह की कंपनियों में नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपको भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो कभी भी इस तरह का जो प्रीमियम है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि कंपनी कहीं से भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है और कोई बिजनेस मॉडल भी यूनिक नहीं है। ऑलरेडी इस तरह की कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो इस तरह की कंपनियों को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। वैसे ये जो IPO है ये 13 नवंबर से ओपन होने वाला है, तो 12 नवंबर को इसकी एंकर लिस्ट आने वाली है, लेकिन एंकर लिस्ट से भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंकर लिस्ट अच्छी आए या फिर खराब आए, आपको इस तरह की कंपनियों को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अब आप सब भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस कंपनी के बारे में क्या विचार है, इस तरह के IPOs में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है तो आगे इसके प्रीमियम भी गिर सकते हैं और इस तरह की कंपनियां डिस्काउंट के साथ लिस्ट हो सकती हैं, तो इस IPO को अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।